चाहूंगी कई सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने जब लोन निकाला है तो अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी है, गारंटर रखा है, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके जब बात आती है तो उनका ये कहना है कि हमसे 30% ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने लोन निकालते वक्त कोई गारंटर नहीं रखा हो। आप मैं कहता हूँ कोई रहम नहीं था इनके दिल में। मैंने घुटने टेक के उसके हाथ जोड़े भी हैं एक बार 2-3 केसों में कि जरा इनका आप कर दो, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आप ले लो, इनको वेव ऑफ कर दो बेचारों को, ये जो इंटरेस्ट हैं। कि जो जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन है जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि ये जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी है ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन के लिए, हमारा वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके कोई फायदा नहीं है हमारा, इसके बारे में आपका। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें फिरौन मत बना। मैंने बोला फिरौन तो हो आप, फिरौन अगर नहीं होते तो आपके हाथ में बस एक ही चीज इनका ये था कि ये ऊपर से ऑर्डर है। बैकडोर जो है, मेरा ये मानना है कि जो बैकडोर हैं, अब आपको कोई बताएगा नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं जो केसों में मैंने कईयों का देखे, अंदर से बात होती है, उनके लिए सेटलमेंट का रास्ता है जो एक गरीब के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके जो आए दिन चर्चे होते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर बैंक ने उन लोगों के लिए रखी थी जिन्होंने बैंक से लोन निकाला था अपने बिजनेस के लिए, लेकिन सही वक्त पे अगर हम देखेंगे तो वो लोन नहीं चुका पाए। क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कोविड का सीजन आया, कोविड-19 था, या उसके बाद आर्टिकल 370-35A को लेके बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो भी बिजनेसमैन थे तो उनका बिजनेस जो है वो ठप रह गया था। इसी सब के चलते हमारे साथ मौजूद है शहरी खास ट्रेडर्स फेडरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट इम्तियाज मलिक साहब। इनसे बात करेंगे और इन सब के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, जैसे मैंने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके बात की तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने लोन जो है वो वापस नहीं चुका पाए हैं बैंक को, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले 2-2.5 साल से मैं इस मामले में मैंने जो इंटरवेन किया था, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे आए थे कि जो बोरोवर्स हैं जिनके ये जो है उनका जो लोन है वो चुका नहीं पाते हैं, कि ड्यूटीज में रीज़न है जो हमको समझना होगा। पिछले 35 साल से हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, कश्मीर मेरे ख्याल में 6000 दिन बंद, जो करीबन 20-22 साल होता है कि शट डाउन था। उसमें आप कर्फ्यू भी था, इसमें जो हड़तालें थी वो थी, या कोई एहतिजाज या कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती थी जिसकी वजह से दुकानदारों को बंद करना पड़ता था। ये डायरेक्टली जो एक बहुत बड़ा जो इसमें असर है वो हमारे बिजनेस पर और वो जो बिजनेस पेनल्टी है जो दुकानदार हैं उन पे पड़ता था, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे होलसेल हो, क्योंकि रिटेलिंग जब तक नहीं होगी तो होलसेल का भी कहाँ चलेगा। तो ये इफेक्ट हर किसी को होता है, चाहे हमारा टूरिज्म हो उस पर भी होता था इफेक्ट। तो उसके बाद उस टाइम इतने सालों में 2019 तक मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी फिर भी इसको स्ट्रगल करके बाहर जाते थे, मेहनत मतलब यहाँ सामान उठा उठा के बाहर बेचते थे वो, तो वो अपना ये जो सिस्टम है वो बराबर चला पाते थे। लेकिन इसलिए हमें 2019 से लेके 2022 तक ये 3 साल हमें जो बंद रहा कि अगर किसी का करोड़ है उसमें 1 लाख रुपया इंटरेस्ट जाता है, तो आप लगा दीजिए 1 साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपया, 2 साल का हो गया 24 और 36 लाख। जब ये बढ़ता गया तो यहाँ से जो इनकम है, यहाँ से जो इसका दोबारा जो कोविड के बाद इंसान बिजनेस करने के लिए निकला, अपना कारोबार शुरू करने, फिर जो उसका चल रहा था रनिंग में था, उसको दुनिया के किसी भी कोने में वो नजर नहीं आ रहा था कि वो किसी जगह चल रहा। अब वो जो 36 लाख इंटरेस्ट बना था 1 करोड़ पे, वो दे दे या वो प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, या वो करंट जो है उसका करंट हर मंथ 3 साल के बाद उसका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता, उसको 1 लाख रुपया वो भी चढ़ता है, वो दे दे, ये दे दे, ये बढ़ता गया। ये भी जानना चाहूंगी, जो जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन है जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि ये जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी है ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन के लिए, हमारा वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके कोई फायदा नहीं है हमारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बैकडोर जो है, मेरा ये मानना है कि जो बैकडोर हैं, अब आपको कोई बताएगा नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं जो केसों में मैंने कईयों का देखे, अंदर से बात होती है, उनके लिए सेटलमेंट का रास्ता है जो एक गरीब के लिए नहीं है।
आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल 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 मैं एग्री करता हूँ। तभी तो मैंने कहा, पिछली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने कहा कि मैंने जोनल हेड को, ये जफर खान आसिफ हैं उधर, उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ कि ये औरत जो है ये जहर खाने पे आई है, ये जहर, मैंने उनको फोटो स्क्रीनशॉट आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। तो उनको ये भी ग्रेट कि एक बात फोन करते कि हम उस लेडी से मिलना चाहते हैं, नहीं उसके लिए डोर बंद है, उसको समझाएंगे आप ऐसा मत करो, कोई बात नहीं है, आपके साथ हम देखते हैं, कम से कम बात से ही उसको राहत मिल जाती। तो वो मेंटल हॉस्पिटल में थी, मैं वहां गया हूं, उसकी चिट्ठियां मैंने शेयर कर दी है कि भाई ये झूठ नहीं है, उसका जो पति है वो डेड बेड पे है। तो वो बेचारा पता नहीं, कल भी वो हॉस्पिटल में, कल भी मैं उनके पास, हालांकि 10 लाख रुपया उनके जमा हमने कर दिए उनके अकाउंट में, और इंशाल्लाह उनका 7.5 लाख रुपया है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो अदा कर दे ताकि वो उस दलदल से निकल जाए। गुज़िश्ता शब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर बैंक को एक नोटिस आई है 16,000 करोड़ को लेके, जीएसटी बिल जो है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये वाहिद सी बात है कि आप देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर मैंने भी देखा कि 16,000 करोड़ उनको आया, जबकि उनकी वर्थ कुल 11,000 करोड़ है, ठीक है। तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि अभी बता नहीं सकते ये अपना क्या जवाब दे देंगे, लेकिन समझने वाली बात ये है, मुझे इस पे डाउट होता है, अगर ये वाकई सही होगा तो मुझे लगता है हमारे पैसों को फिर जम्मू कश्मीर बैंक में खतरा है, बहुत खतरा है अगर हम उधर, क्योंकि हो सकता है ये कोलैप्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। लेकिन ये अगर 16,000 करोड़ इनका जीएसटी है, तो अभी तक क्या ये करते हैं? अगर ये लोगों के लिए ज्यादती करते हैं, लोगों के लिए राहत नहीं छोड़ते, अपने लिए इतने नेगलेंसी कैसे कर सकते हैं? ये भी जानना चाहूंगी, कई सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने जब लोन निकाला है तो अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी है, गारंटर रखा है, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लेके जब बात आती है तो उनका ये कहना है कि हमसे 30% ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने लोन निकालते वक्त कोई गारंटर नहीं रखा हो। आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली ये बात बहुत ही सही है, बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ एक केस मेरे पास आया है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, 68 लाख रुपीस हैं उसके, और जो उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे जो 30% जो आपने बात की, वो 40 लाख रुपया बनता है। प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, तो जो इंटरेस्ट है उस पे जो अनअप्लाइड जो इंटरेस्ट है 40 लाख रुपया। मुझे बताइए वो 68 लाख दे देगा या बेचारा 40 लाख इंटरेस्ट अगर वो भरेगा, तो फिर वो पैसा तो वही रहेगा, उसको फिर उसको 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा वो आहिस्ता आहिस्ता। हमारे यहाँ नवाकदल में एक केस है, 29 लाख रुपया उसके हैं, 29 या 28 लाख ऐसे हैं। हमारी कलेस्ट्रल हेड है यहाँ पर जो महाराजगंज ब्रांच में, असमत आरा उनका नाम है, तो वो हमेशा ही हाथ खड़ी कर देती है, वो किसी किस्म का कोई हेल्प नहीं करती है। मैंने ये भी इतना भी मैं अपनी टीम के साथ ही पर, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने भी जा रहे हैं अगर करना पड़े, अगर उन्होंने ऐसा ही रवैया किया। सबसे पहले मैं एमडी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि उसको वहां से हटा दिया जाए, कोई दूसरा लाए। अब उनके जो मोहल्ले वाले हैं 22 लाख रुपया उन्होंने जमा कर दिए, और ये ब्रांच के पास जाते हैं उधर और उसे इंटरेस्ट मांगा जाता है, उसे बोलते हैं 48 लाख रुपीस दे दो। अब मुझे बताइए कहां से दे देगा, जिसके लिए भीख मांगना पड़ता है कि 22 लाख रुपया इनका प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, ये 45 लाख रुपया मांग रहे हैं और हाथ सिलेंडर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिलसिला इन्होंने ऐसा ही जो D2 और D1 किया, इसमें इन्होंने बहुत सख्त रवैया इस्तेमाल किया कि नहीं भाई, आपका 3 करोड़ का मकान है, आपके खिलाफ आपको तो इंटरेस्ट भी देना है, भाई 1 ही करोड़ है, मेरा 1 करोड़ ले लो। हाथ जोड़ के मैं, उस वक्त रफाई साहब थे वहां पर जोनल हेड, उनके पास में कई मरतबा गया, तबस्सुम मैडम थी जो रिसेंटली हो गई, मैं कहता हूँ कोई रहम नहीं था इनके दिल में। मैंने घुटने टेक के उसके हाथ जोड़े भी हैं एक बार 2-3 केसों में कि जरा इनका आप कर दो, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आप ले लो, इनको वेव ऑफ कर दो बेचारों को ये जो इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें फिरौन मत बना। मैंने बोला फिरौन तो हो आप, फिरौन अगर नहीं होते तो आपके हाथ में बस एक ही चीज इनका ये था कि ये ऊपर से ऑर्डर है। फिर